Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक सम्मेलन की। जी हाँ, यह है G7 जो कि आयोजित किया जा रहा है कनाडा में आज और कल। ये G7 का शिखर सम्मेलन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियां कैसे बनती हैं, या दुनिया के व्यापार की दशा और दिशा कैसे निर्धारित की जाती है? इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा G7 से। और साथ ही साथ आप यह भी जानिए कि भारत इतने महत्वपूर्ण मंच का, इतने महत्वपूर्ण संगठन का सदस्य अब तक क्यों नहीं है। तो इन सब बातों को जानने के लिए आज के इस वीडियो में हम अलग अलग एस्पेक्ट्स के साथ इस G7 के शिखर सम्मेलन की विस्तृत समझ को डेवलप करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारियां मिलेंगी, G7 का परिचय और G7 का महत्व आप जानेंगे, G7 का इतिहास और उसका गठन कैसे हुआ, इसकी संरचना क्या है और कार्यप्रणाली क्या है, भारत और G7 के बीच में शुरुआत से अब तक किस प्रकार के रिलेशंस रहे, और सबसे महत्वपूर्ण, भारत को इसकी पूर्णकालिक सदस्यता अब तक क्यों नहीं मिली है। तो ये सारे मुद्दे हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्लासेस की PDF, क्वेश्चंस और डाउट्स अगर जब भी कभी मुझसे पूछने हैं तो आप इस पर पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं। पहले पॉइंट पर आते हैं कि G7 का परिचय और G7 का महत्व क्या है। वास्तव में G7 जो है वो दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, औद्योगिक शक्तियों का, इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज का एक ग्रुप है जो कि वास्तव में कवर करता है कनाडा को, यूके को, जर्मनी को, इटली को, जापान, फ्रांस और अमेरिका को। ये 7 सदस्य मिलकर G7 को बनाते हैं। इन 7 देशों के पास दुनिया का सबसे बड़ा पूंजी बाजार है, दुनिया का सबसे बड़ा पूंजी बाजार है, कैपिटल मार्केट है, सारा इन्वेस्टमेंट है इनके पास। पूंजी बाजार होने के साथ साथ इनके पास बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनोवेशंस की सुविधाएं हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर सबसे ज़्यादा इनका कब्जा होता है, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, और इसके साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड में, विश्व व्यापार में इनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है। वर्ल्ड ट्रेड में इनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है। इस समूह में यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष भी सदैव से शामिल होते हैं, और ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का 45% हिस्सा कवर करता है। अगर हम वैश्विक नीति निर्माण की बात करें तो G7 की बैठकों में जो फैसले होते हैं वे पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं, चाहे वे व्यापार नीतियां हो, जो मुद्रा की दरें हैं वे हो, जलवायु परिवर्तन संबंधी नियम हो, या फिर साइबर सिक्योरिटी के मानक हो, या डिजिटल टैक्स जैसे नए आयाम हो, उन पर इनके निर्णय ही लागू होते हैं। इसके साथ साथ ये केवल आर्थिक मुद्दों पर ही अपना प्रभाव नहीं रखते, ये राजनीतिक मुद्दों पर भी प्रभाव रखते हैं, जैसे आतंकवाद से लड़ाई। आप देखिए, ये जो G7 का समिट हो रहा है, ये इजराइल और ईरान के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। परमाणु हथियारों पर नियंत्रण करने का मामला हो, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने का मामला हो, इन सब प्रकार के, चाहे वो मानवाधिकारों से जुड़ा मामला हो, इन सब प्रकार के राजनीतिक प्रभावों को भी ये जनरेट करता है। इनकी बैठकों के हुए निर्णय पूरे विश्व में इन सब मामलों को प्रभावित करते हैं। अगर हम G7 की हिस्ट्री देखें तो G7 की शुरुआत 1970 के दशक के अंत में हुई थी। वास्तव में जो G7 का इतिहास शुरू होता है तो शुरू होता है 1970 के दशक में। वास्तव में 1970 में क्या हुआ, एक बड़े आर्थिक संकट से पूरी दुनिया गुजरी। 1973 में वैश्विक तेल संकट आया और ओपेक कंट्रीज ने तेल के दाम अनलिमिटेड तौर पर बढ़ा दिए। और इससे क्या हुआ कि तेल की कीमतें बढ़ने से वैश्विक व्यापार में प्रॉब्लम्स आई, महंगाई बढ़ी, मंदी का दौर आया। इसके परिप्रेक्ष्य में ही 1975 में पहली बैठक बुलाई गई फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा G6 की। उस समय ये G6 था, इसमें 6 कंट्रीज थे, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान और जर्मनी। ये पहली G6 की बैठक थी जो फ्रांस में आयोजित की गई।
इसके बाद 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हो गया और इस प्रकार से यह G7 बना। हालांकि G7 का दायरा धीरे धीरे बढ़ा भी, जैसे कि अगर हम रूस की बात करें, रशिया की बात करें, तो रशिया 1997 में रूस भी इसमें शामिल हो जाता है। लेकिन रूस शामिल होने के बाद जब क्रीमिया के साथ इसने अतिक्रमण किया, क्रीमिया पर हमला किया 2014 में, तो इसको G7 से बाहर कर दिया गया। तो रूस का आना जाना भी लगा रहा इसमें। हालांकि चीन और भारत को कभी भी इसका सदस्य नहीं बनाया गया। ठीक है, यूरोपीय संघ की बात करें तो 1987 से लेकर के यूरोपीय संघ भी G7 की बैठकों में भाग लेता रहा है लगातार। यद्यपि यह पूर्ण सदस्य कभी नहीं रहा, लेकिन इसकी बैठकों में इसके जो अध्यक्ष होते हैं यूरोपियन कमीशन के, वे लगातार भाग लेते रहे हैं। इसके बाद अगला मुद्दा है G7 की संरचना और कार्यप्रणाली। अगर हम G7 की संरचना और कार्यप्रणाली की बात करें तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यह एक अनौपचारिक संगठन है, यानी कि एक अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें कोई भी ना तो स्थायी सचिवालय है, ना ही इनका कोई अपना संविधान है, ना ही इनकी कोई रूल बुक है। यह विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र जैसी कोई संस्था नहीं है, पूरी तरीके से अनौपचारिक संगठन है। दूसरी बात, इसका जो प्रेसिडेंसी का सिस्टम है, इसकी बैठकों की अध्यक्षता का सिस्टम है, उस सिस्टम में यह होता है कि जो भी देश इसकी बैठक को आयोजित करता है, बारी बारी से G7 कंट्रीज ही इसकी बैठकों की का आयोजन करते हैं और जो कंट्रीज का आयोजन कर रहा होता है वही कंट्री इसकी अध्यक्षता करता है। जो कंट्री अध्यक्षता कर रहा होता है वही बैठक का एजेंडा भी तय करता है। ठीक है, और तीसरी चीज, अगर हम बैठकों की बात करें तो बैठक विभिन्न स्तरों पर होती हैं। जैसे राष्ट्राध्यक्षों के लिए वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है, शिखर सम्मेलन के साथ साथ वित्त मंत्रियों की बैठक होती है। वित्त मंत्रियों के बैठक के साथ साथ अन्य मंत्रियों की भी बैठक बुलाई जाती है। विदेश मंत्रियों की अलग बैठक होती है। तो अलग अलग मंत्री स्तरीय बैठकें होती हैं, प्लस शिखर सम्मेलन होता है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। निर्णय की अगर हम बात करें, इसमें डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, तो इसमें डिसीजंस हमेशा सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर कंसेंसस बेस्ड अप्रोच को फॉलो किया जाता है। इसमें कभी भी वोटिंग नहीं होती, सारे के सारे निर्णय सभी सदस्यों के पूर्ण सहमति से ही लिए जाते हैं। तो यहाँ का जो तरीका है निर्णय लेने का वो काफ़ी डिफरेंट है और ये सभी 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मिलकर के फिर दिशा तय करती हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत, जहां तक भारत की बात है तो अतिथि देश के रूप में भारत की भागीदारी रही है। इसमें भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन नियमित रूप से अतिथि देश के रूप में आमंत्रित होता रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो सबसे पहले 2005 में भारत को आमंत्रित किया गया था इसकी बैठक के लिए। बाद में 2005 के बाद 2019 में, फिर 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में, यानी कि वर्ष 2021 से लगातार भारत को बुलाया जा रहा है G7 की बैठक में। यद्यपि ये विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर बुलाया जाता है और इस बार हालांकि बुलाए जाने पर भी संकट के बादल थे, क्योंकि इस बार जो बैठक हो रही है वो कनाडा में हो रही है और भारत और कनाडा के रिलेशंस अभी अपने निम्नतम स्तर पर चल रहे हैं। तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद भारत को ना बुलाया जाए, लेकिन वर्ष 2021 से अब तक की ये परंपरा लगातार कंटिन्यू रही। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का G7 में क्या भूमिका है, भारत की क्या प्राथमिकताएं हैं जो G7 की बैठक में जाकर के वो हासिल करना चाहेगा। तो भारत की मांग और भारत के मुद्दे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत जो है मुख्य तौर पर ग्लोबल साउथ की आवाज है। अगर हम भारत के रेफरेंस में बात करें तो भारत सबसे पहली बात है कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है और इसी को रिप्रेजेंट करता है जाकर के इतने बड़े मंच पर। ठीक है, और ये पूरे तरीके से, एक तरीके से बात करें तो ये जलवायु के संबंध में, जो पर्यावरण संबंधी नियम है उनके संबंध में, तो जलवायु वित्तीयन के संबंध में भारत का बहुत स्ट्रांग पक्ष होता है, जिसको भारत यहाँ पर जाकर के हमेशा से रखता आया है। डिजिटल डिवाइड को लेकर के भारत के मुद्दे बहुत यहाँ पर प्रमुखता से रखे जा सकते हैं। डिजिटल डिवाइड को लेकर के भारत के मुद्दे रखे जा सकते हैं। खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, और इस समय भारत एक बड़े ही कठिन मुद्दे से गुजर रहा है जो कि
आतंकवाद का मुद्दा है, खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत प्रमुखता से इन मुद्दों को वहां पर उठाता रहा है। ये भारत की प्राथमिकताएं हैं। इस G7 समिट में भी भारत की प्राथमिकताएं यही रहने वाली हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की भागीदारी के बहुत सारे भू राजनीतिक महत्व भी हैं, जैसे कि चीन के प्रभाव को संतुलित करना। ये G7 देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका को G7 बहुत पॉजिटिवली देख रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आर्थिक साझेदारी की बात करें, भारत एक बड़े कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभरा है और भारत का मिडिल क्लास एक बड़ा कंज्यूमर वर्ग भी है इनके लिए। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और UPI जैसे मामलों में भी भारत की एक अच्छी पोजीशन है G7 कंट्रीज के साथ। इंडिविजुअल रिलेशंस भी भारत के अच्छे हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर कि भारत अब तक इसका पूर्ण सदस्य क्यों नहीं बना, क्यों नहीं मिली भारत को इसकी पूर्ण सदस्यता। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कुछ इसके हिस्टोरिकल रीजंस हैं। जैसे कि जब G7 का गठन हुआ, यानी कि पहले G6 बना, फिर कनाडा के शामिल होने के बाद G7 बना, उस समय भारत एक बहुत ही विकासशील देश था, काफ़ी पिछड़ा देश था। 1975 में भारत की GDP बहुत ही कम थी और वैश्विक आर्थिक प्रभाव भी इसका लगभग नगण्य था। तो उस समय भारत को कंसीडर किए जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ऐतिहासिक कारणों में देखें तो भारत की तत्कालीन आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं थी कि इसे इसका सदस्य बनाया जाए। दूसरी चीज, आर्थिक मापदंड की बात करते हैं। जैसे कि जो G7 कंट्रीज हैं उनके कुछ अनसेट स्टैंडर्ड्स हैं अपने मेंबर्स के लिए, जैसे कि वहां पर प्रति व्यक्ति आय अधिक होनी चाहिए, जिस मामले में भारत अभी बहुत पीछे है। ये सब अनसेट है, यहां ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाई पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये सभी औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो कि साथ की सातों में चीजें हैं, लेकिन भारत के साथ उच्च औद्योगिकरण अभी तक नहीं है। उन्नत लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत ने अभी नहीं किया है। साथ ही साथ यहाँ सब जगह वित्तीय बाजार, बहुत ही मजबूत वित्तीय बाजार है और भारत इस मामले में भी इन सातों कंट्रीज से पिछड़ता है। और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसमें भी भारत अभी बहुत पीछे है। तो अगर हम देखें तो इन आर्थिक मापदंडों के कारण भी भारत पीछे रह जाता है इस G7 लेवल की कंट्रीज का ग्रुप में शामिल होने के लिए। यद्यपि विभिन्न मंचों से अलग अलग वैश्विक नेताओं ने G8, G10 जैसी संकल्पनाएं पेश की हैं, जिनमें भारत को शामिल किया है, लेकिन ये वे आधार है जिन आधारों को भारत फुलफिल नहीं कर पाता है। राजनीतिक कारकों को देखें तो ये जो G7 का समूह है, ये पारंपरिक रूप से एक पश्चिमी गठबंधन है, एक वेस्टर्न अलायंस है। और साथ ही साथ इन सातों के अगर इन सातों को देखें तो इनके सबके नेटो से संबंध है, जो कि भारत के अभी तक नहीं है। और इन सब में एक जैसी राजनीतिक व्यवस्था है, एक जैसे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जहां पर भारत लैक करता है। तो इन सब कारणों से भी भारत को अभी तक इसकी पूर्णकालिक सदस्यता नहीं मिली है। अगर हम देखें, भारत इस मामले में कुछ विशेष स्थितियां भी रखता है भारत के साथ। और G7 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो भारत की नीति जो रही है वो सदैव से गुट निरपेक्षता की रही है। भारत की नीति हमेशा से गुट निरपेक्षता की रही है और ये एक पूरा गुट है, तो हम इस वजह से भी इनसे अलग हो जाते हैं। दूसरा, हमारा रशिया के साथ लगातार अच्छे संबंध रहे हैं और इन देशों के रूस के साथ हमेशा से ही डाउटफुल और कई बार संघर्ष के भी संबंध रहे हैं। हमारी विदेश नीति स्वावलंबी प्रकृति की है, इन लोगों की विदेश नीति एक दूसरे पर डिपेंड करती है और भारत हमेशा साउथ जो कोऑपरेशन है उस पर बल देता रहा है। तो इन सब चीज़ों के कारण अगर हम देखें तो भारत की स्थिति इन देशों से काफ़ी मामलों में भिन्न हो जाती है। इस वजह से भी भारत को इसका पूर्णकालीन सदस्य अभी तक नहीं बनाया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि भारत को यह वैश्विक मंच लगातार बुलाता रहा है। भारत की राय को बहुत ही गंभीरता से और महत्वपूर्ण ढंग से ये लोग कंसीडर भी करते हैं और भारत अब उस आर्थिक स्थिति में पहुंच भी रहा है जहां पर इसकी भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होने के कारण जल्दी ही हम तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व की हो जाएंगे। तो इन सब
कारणों और एनालिसिस के साथ आपने समझा कि G7 क्या है, G7 कैसे बना, G7 की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, मीटिंग्स कैसे होती हैं, उनके डिसीजंस कैसे होते हैं, भारत के संबंध में G7 का क्या रुख रहा है और भारत अभी तक G7 का मेंबर क्यों नहीं बन सका है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.